नमस्कार दोस्तों। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसे अब मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत के ढाका में की गई थी, जो कि अब बांग्लादेश का पार्ट है। ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी और कुछ स्वार्थी नेताओं की सोच की उपज थी, जो आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बनी। Pakistan to India, 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. दरअसल 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के साथ ही एक ऐसी पार्टी उभर कर सामने आ रही थी जो औपनिवेशिक भारत के लोगों की आवाज को एक बड़े मंच तक उठा सके। इस बात से अंग्रेजों को डर लगने लगा और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की स्क्रिप्ट क्रिएट की कि अब इन लोगों में आपस में फूट डालो और राज करो। अब इन भोले वाले इंडियंस को हिंदू मुस्लिम नाम पर लड़ाएंगे। जिसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कुछ मुस्लिम लीडर्स का साथ लेकर बंगाल का विभाजन कर दिया और तर्क दिया गया कि बंगाल बड़ा होने के कारण सभी लोगों का समान रूप से विकास नहीं हो पा रहा। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में थे, तो अंग्रेजों ने मुस्लिम लीडर्स को साथ लेकर कहा कि ईस्ट बंगाल के लोगों को उतने राइट्स और फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जितनी वेस्ट बंगाल के लोगों को मिल रही है। साथ में मुस्लिम लीडर्स ने मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट लेने के लिए कहा कि हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए, उनके राइट्स दिलवाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मुस्लिमों की आवाज उठाने के लिए कोई पार्टी नहीं है, उनके राइट्स दिलाने के लिए ऐसा कोई दल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पूरे राष्ट्र की आवाज को उठा रही थी, सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर आवाज उठा रही थी, न कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की। यह सांप्रदायिक विचार कि मुस्लिम्स आर ए सेपरेट नेशन इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहले फिलोसफर और मुस्लिम सुधारवादी सर सैयद अहमद खान ने बोया था। हालांकि वह चाहते थे कि मुस्लिम शिक्षित हों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह करने के बजाय उनका साथ देने का सुझाव दिया। और मेरे पर्सनल थॉट्स हैं कि शायद इन्हीं विचारों की वजह से बंग भंग की चिंगारी एक बड़े आग के गोले में परिवर्तित हुई। उन्होंने 1886 में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, लेकिन यह संगठन राजनीति से हमेशा दूर रहा और यहां तक कि उन्होंने राजनीति पर चर्चा करने से भी परहेज किया। 30 दिसंबर 1906 को लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें से राजनीति पर से प्रतिबंध हटा दिया गया और AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। यह नाम नवाब ख्वाब सर सलीमुल्लाह बहादुर द्वारा प्रस्तावित किया गया था और हकीम अजमल खान द्वारा अनुमोदित किया गया था। AIML भारत की पहली मुस्लिम पार्टी थी, जिसका विचार था कि कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं के हितों की रक्षा करती है, केवल उनके ही राइट्स दिलवाती है। लेकिन उनका ये विचार, उनका ये तर्क बिल्कुल गलत था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई मुस्लिम लीडर्स भी थे और ये पार्टी भारत के हर एक तबके की जरूरतों को, उनके समुदाय को और उनकी आवाज को एक बड़े मंच पर उठाने का काम कर रही थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नजीबुल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफा चौधरी। और लीग के फर्स्ट ऑनररी प्रेसिडेंट थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिन्हें आगा खान के नाम से जाना जाता है। AIML मूल रूप से कम शुरुआत में तो शिक्षित कुलीन मुसलमानों की पार्टी थी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना। इसके लिए उन्होंने और राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से विद्रोह करने के बजाय उनका समर्थन किया। अब इस लीग में एंट्री होती है मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनका कद पाकिस्तान में उतना ही है जितना भारत में महात्मा गांधी है। तो 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। जब कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध कर रही थी और स्वतंत्र भारत की स्थापना के लिए लड़ रही थी, उस समय मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी करते हुए उनका समर्थन किया। और वास्तविकता तो ये थी कि उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र के विरोध में लड़ने के लिए अंग्रेजों के साथ एक उपकरण का काम किया। हालांकि लीग के शुरुआती वर्षों में देश का विभाजन भारतीय मुसलमानों के दिमाग में नहीं था, लेकिन 1930 के बाद ये तस्वीर सामने आने लगी। मुस्लिम लीडर्स ने कहा कि भले ही हिंदू और मुस्लिम सदियों से एक साथ रह रही हों, लेकिन उनकी संस्कृति अलग है और अब वो एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। 1937 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उस वर्ष हुए प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग केवल एक प्रांत बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही और वो भी कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन करके, अन्यथा बाकी सभी प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। यहां तक कि 125 रिजर्व इलेक्शन एरिया में से
59 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, जिनमें से भी 25 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिनमें से 15 सीटें मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम प्रांत से थी। 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारत को उसके लोगों की सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के विरोध में कांग्रेस मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सदस्यों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया और भारत के मुसलमानों को इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। 1940 में जिन्ना ने लाहौर में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक ही राष्ट्र में रहना असंभव बताया। इसके जवाब में लीग के कुछ सदस्य जो टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र सिद्धांत के विरोध में था, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और AIJML ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग की स्थापना की, जो बाद में कांग्रेस पार्टी में विलय हो गई। जिन्ना के नेतृत्व में पार्टी ने 1940 के दशक में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के बनाने का नेतृत्व किया और 1947 में देश को डिवाइड करने में सफल रही। 1947 में आजादी मिलने के साथ ही भारत सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू और मुस्लिम यानी भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों के रूप में विभाजित हो गया। इसके बाद भारत में लीग को 1947 में भंग कर दिया गया था, लेकिन अब भी यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के रूप में सक्रिय है। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कार्य करती है, लेकिन विडंबना यह है कि यह पार्टी अपने आप को कांग्रेस से जोड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।